दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस में जो पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न वन लाइनर रहेंगे। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है प्राकृतिक संपदा से संबंधित है, जो हमको प्रकृति से मिलता है या मिलते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हमको उपयोगी होते हैं और हमको प्रकृति से मिलते हैं। तो आज का एकदम पहला जो पॉइंट दिया गया है सबसे आसान पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है या कौन है? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ होता है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। उसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है एशियाई शेर जो होते हैं वो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यानी वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक जो होता है वो क्या होता है? वो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वो वन्य जीव के रूप में उसको मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब? 1 अक्टूबर, यहाँ पे लिख लीजिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या कहाँ पर स्थित है? यानी एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? अब हुंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वो दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है हुंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हुंगुल जो मृग होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला पॉइंट है लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। यानी लोहा जो है, कोयला, तांबा, पत्थर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं, यानी जो हमको प्रकृति से मिलते हैं। खनिज संपदा है जो पृथ्वी के अंदर होता है, वो खनिज संपदा कही जा सकती है, कही जाती है। तो ये लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि कोयला जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन ही होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है ये ईंधन के रूप में हम कार्य करते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म क्यों होता है? क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी का उथल पुथल हुआ तो ये नीचे पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ जो दब गई थी उससे जो हमको एक द्रवित पदार्थ जो प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम के रूप में होता है और प्राकृतिक गैस के रूप में होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में हमको प्राप्त होता है। वो कोयला जो है जैसे जंगल हो गया वो दब गए थे तो उन पेड़ों को उन पेड़ों से जो हमको कोयला प्राप्त होता है। तो ये क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है, यानी जल संसाधनों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उसके बाद अगला पॉइंट है पृथ्वी की ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो जिसमें हम लोग रहते हैं, जो मिट्टी है सबसे ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा संपदा कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी होती है, मिट्टी में हम लोग सभी जीव जंतु रहते हैं तो वो मृदा संपदा के अंतर्गत आती है। उसके बाद नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु केंद्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। उसके बाद विश्व वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वन कैसे पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक विस्तृत जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इसी से उष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो विश्व वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वन है तो क्या है? उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक विस्तृत वन है। उसके बाद कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन क्या? ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है भारत। भारत जो है विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। उसके बाद भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र जो वृक्ष मिलता है वो किस राज्य में मिलता है? वो हिमालय राज्य में नहीं, कहाँ पे मिलता है? तो हिमालयी क्षेत्र में भी ये भोजपत्र मिलता है।
उसके बाद सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन का डेल्टा भी आप सुने होंगे। सुंदरवन, तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये सुंदरवन जो है, यहाँ पे गंगा नदी जब जाती है तो वहीं पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन्हीं सुंदरी नामक वृक्षों के नाम से ही इसको सुंदरवन नाम दिया गया है। तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उसके बाद बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई जो है किससे संबंधित? बॉम्बे हाई जो है खनिज तेल से संबंधित है। यहाँ पे खनिज तेल निकाला जाता है या तेल की रिफाइनरी होती है, तो बॉम्बे हाई किस से संबंधित है? वो खनिज तेल से संबंधित है। रानीगंज कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है? तो रानीगंज कोयले की खान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है या पश्चिम बंगाल प्रदेश में स्थित है। भारत में कोयला उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो भारत में कोयला उत्पादन का जो है छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम स्थान होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान होता है। किस में कोयला उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है कोयला उत्पादन में। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, शक्ति के 2 संसाधनों के नाम उल्लेख कीजिए। शक्ति के 2 संसाधन आप कई अपने से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पूछा गया है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। जैसे कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, शक्ति के संसाधन के रूप में हम इसमें आते हैं या हम कार्य कर सकते हैं शक्ति के संसाधन के रूप में। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? भारत के 2 कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो आपको नाम लिखना है जो कोयला उत्पादन कर रहे हों। तो भारत के 2 कोयला उत्पादक राज्यों के कौन-कौन से नाम हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल और बिहार। यहाँ पे कोयला निकाला जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता। कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं बिहार। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो लौह अयस्क कहाँ से उत्पादन किया जाता है? तो उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक राज्य है, यहाँ से लोहा मिलता है। उसके बाद भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थित किया गया है। यानी भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है वो किस राज्य में है? तो वो लद्दाख राज्य में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है मथुरा में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? यानी राष्ट्रीय वन नीति जो है उसके अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक होता है। यानी कम से कम कितने वन रहें ताकि उस देश की जलवायु, उस देश की जो हवा होती है शुद्ध होती रहे। तो किसी भी देश में उस देश का 33% भाग में वन होना अनिवार्य माना जाता है। किसके अनुसार? वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? यानी केंद्र सरकार द्वारा दी नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो वो 1988 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून राज्य में स्थित है। उसके बाद भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वन सर्वेक्षण विभाग और वन अनुसंधान संस्थान जो है ये दोनों देहरादून राज्य में स्थित है। चाहे आपसे पूछेगा वन सर्वेक्षण विभाग या फिर वन अनुसंधान संस्थान जो है ये दोनों देहरादून में स्थित हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर राज्य में स्थित है। उसके बाद राज्य नहीं, नागपुर में स्थित है। ठीक। उसके बाद अगला है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो वो के.एम. मुंशी जो हैं वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। उसके बाद अगले पेज में है पश्चिमी हिमालय। क्या? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। यानी पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? वन है। पश्चिमी हिमालय में सबसे सर्वाधिक वो वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? ये वन है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देश में सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन पाए जाते हैं परसेंट के आधार पे? वो मिजोरम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। अगर परसेंटेज के परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, परसेंटेज के आधार पर अगर पूछेगा तो वो मिजोरम हो जाएगा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। उसके बाद दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऐसे वन जो दलदली स्थानों में उगते हैं या होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है मैंग्रोव वन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दलदली स्थान है और वहाँ पे जो उसमें डेल्टा बना हुआ है गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल में, तो उसमें जो दलदली स्थानों में पैदा होते हैं उन्हीं को तो मैंग्रोव वनस्पति बोला जाता है या मैंग्रोव वन बोला जाता है। तो ये भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? यानी साइलेंट वैली जो है किसके कारण से ये प्रसिद्ध है या चर्चित है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। ये चर्चित होने का इसका कारण है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है या शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये साइलेंट वैली ये जो पढ़े हैं ना, साइलेंट वैली में जो है जैव विविधता का सदाबहार वन का संरक्षण किया गया है। ये किस राज्य में? ये केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ये प्रायद्वीपीय पठारों पर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर क्या पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो जैसे मान लीजिए इधर से यूपी तरफ से गंगा जी जाती हैं और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं, तो यहाँ का जो एक डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वन है जिसको सुंदर वन कहा जाता है। तो ये जो है किस वन के नाम पे इसका नाम पड़ा था? तो ये जो है सुंदरी नामक यहाँ पे वृक्ष की बहुलता है, इस कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। उसके बाद भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? ये कर्नाटक राज्य स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? वो है कर्नाटक। उसके बाद भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। ये पतझड़ी पौधे जो पाए जाते हैं वो भारत की प्रमुख वनस्पति होती है, वो पतझड़ उसको पतझड़ वन बोला जाता है। कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश तेंदू के पत्ते का प्रमुख उत्पादन होता